नमस्कार, पंजाब केसरी में आपका स्वागत है। मैं हूं बलवंत तक्षक। हरियाणा में युवा बेरोजगारों की एक लंबी फौज है। शिक्षा सिर्फ डिग्री हासिल करने तक नहीं, बल्कि कैसे रोजगार परक हो, इस मकसद से मनोहर सरकार ने हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद का गठन किया है। पिछले 50 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में लगातार कार्यरत प्रोफेसर ब्रजकिशोर कुठियाला को परिषद की चेयरमैन की जिम्मेदारी दी है। आइए जानते हैं उन्हीं से परिषद के गठन का मकसद और उनकी भविष्य की योजनाएं। प्रोफेसर, आपका स्वागत है। नमस्कार। भविष्य की योजनाएं क्या है और परिषद का गठन किस मकसद से किया गया है, जरा बताइए। तक्षक जी, जैसे आपने बहुत सही कहा कि उच्च शिक्षा जो है वो किसी भी देश की जो भविष्य को बनाने की एक दिशा और दशा तय करती है। हमारा जो युवा है उसका जो हिस्सा कॉलेज और यूनिवर्सिटी में रहता है वो युवाओं का जो ऊपर का तबका है, जो ज़्यादा समझदार हैं, जो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, जो ज़्यादा बुद्धिमान है, जो ज़्यादा बुद्धिशील है, जो ज़्यादा क्रिएटिव हैं, वो लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वही लोग आगे जा कर के समाज के विभिन्न जो महत्वपूर्ण काम होते हैं उनको संभालते हैं। चाहे वो प्रशासन का काम संभालें, चाहे वो इंजीनियरिंग के सिस्टम्स को संभालें, चाहे वो स्वास्थ्य के सिस्टम्स को संभालें, चाहे वो अध्यापन के सिस्टम को संभालें। जो लोग कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होते हैं वो आने वाले समय में समाज के मुख्य कार्यों का दायित्व संभालने वाले होते हैं। अब इन युवाओं को हम कैसे तैयार करते हैं वो उस पर निर्भर करता है कि हम कल का समाज कैसा बना रहे हैं। और हरियाणा में भी ये बात लागू होती है, पूरे देश में होती है, मगर हरियाणा में भी ये बात लागू होती है। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जो हरियाणा का उच्च शिक्षा का जो पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम को भविष्योन्मुख बनाने के लिए कल का हरियाणा हम कैसा बनाना चाहते हैं, वैसी कल्पना हम अपने युवाओं को कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दें। कल्पना देने के साथ साथ उनको उस योग्य बनाएं कि जैसा हम कल का हरियाणा, कल का भारत बनाना चाहते हैं, उसके लिए उनको तैयार करें। इसके लिए एक संगठन की रचना की गई जिसको हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद कहा जाता है। इस परिषद का मुख्य उद्देश्य जो है, उच्च शिक्षा अर्थात कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो शिक्षा है उसको समाज के हित में भविष्य का निर्माण करने हेतु उसको बनाया जाए। और उसके अंतर्गत ये भी आता है कि हमारा जो युवा है कल को वो जॉब सीकर ना बने, वो जॉब प्रोवाइडर बने। वो नौकरी मांगने वाला ना बने, मगर वो ऐसी स्थिति में उसकी मनोस्थिति जाए कि वो कुछ ऐसा करे कि वो कल को नौकरियां देने वाले की स्थिति में आ जाए। इसलिए ये उच्च शिक्षा परिषद का गठन 2018 में किया गया था। प्रोफेसर, आप माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हैं। गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाया है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। 50 साल से आप लगातार शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। उच्च शिक्षा के क्या गुण दोष हैं, जरा थोड़ा बताइए। जी। देखिए, उच्च शिक्षा का क्या स्थिति है कि जब तक अंग्रेज़ भारत में नहीं आए थे तब तक भारत बड़ा शिक्षित देश था और हम लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुसार हम लोगों को तैयार करते थे। ऐसी व्यवस्थाएं थी। एक समय में तो हम पूरे विश्व को ट्रेन करते थे। नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय थे। परंतु उसके बाद भी बहुत समय तक हम गांव-गांव में और छोटे-छोटे स्थानों पर भी हमारे ऐसे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट थे, हमारे ऐसे शिक्षण संस्थान थे कि हम सुनार की ट्रेनिंग करते थे, हम लोहार की ट्रेनिंग करते थे, हम शिक्षकों की ट्रेनिंग करते थे, हम विद्वानों को तैयार करते थे, हम इंजीनियर्स को भी बनाते थे। ऐसा एक अपनी व्यवस्थाएं थी। अंग्रेज़ ने आने के बाद हमारी व्यवस्थाओं को तोड़ा और उसने ऐसे कानून बनाए कि जो हमारी व्यवस्थाएं थी वो
उनको इलीगल करार कर दिया और उन्होंने अपनी व्यवस्थाएं जो अंग्रेजी में पढ़ाने वाली और उनके अनुसार उन्होंने ऐसा बनाया कि हमारे देश में ऐसे लोग तैयार किए जाएं जो उनके प्रशासन को यहाँ पर सुदृढ़ कर सकें और इंग्लैंड के लिए अधिक काम कर सकें। ऐसी व्यवस्था बनाई और 190 साल में हमारी व्यवस्था को उन्होंने तोड़ दिया। उसको हमने पिछले 70 साल में धीरे धीरे परिवर्तन करने का काम प्रारंभ किया है। कई कमेटियां बनी, कई शिक्षा नीतियां बनी और उसके कारण से आज जो उच्च शिक्षा है वो अब हम भारत के हित में बनाने युवाओं को तैयार करने वाली जो शिक्षा नीतियां हैं वो बन चुकी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ बहुत बन गए हैं। अब उसमें जो पढ़ाना है, जो उनको सिखाना है, उसकी बात चल रही है। वो सिखाने और पढ़ाने का जो काम है वो अब भारतीयता से पूर्ण होगा। वो हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि हम ऐसे लोग तैयार करें जो यूरोप और अमेरिका में जाकर के उनकी उपयोगिता हो। हमारा अब टोटल जो केंद्र बिंदु ध्यान में है वो यह है कि हम कल के भारत में कैसे लोगों की आवश्यकता है वैसे युवाओं को कॉलेज और यूनिवर्सिटी में तैयार करें। प्रोफेसर साहब, हरियाणा में उच्च शिक्षा की क्या स्थिति है? देखिए, दूसरे प्रांतों की अपेक्षा हरियाणा में उच्च शिक्षा जो है वो उसका स्थान बहुत ऊंचा है, शायद तीसरे या चौथे स्थान पर है। हमारा जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है वो राष्ट्रीय रेशियो से अधिक है, अर्थात जो 12वीं क्लास के बच्चे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाते हैं उनका प्रतिशत हरियाणा में काफ़ी ज़्यादा है। हमारे यहाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो बड़ी संख्या में हैं। आज हमारे पास अगर हरियाणा में कुल मिलाकर के अगर यूनिवर्सिटीज़ का ही और हायर इंस्टीट्यूट्स का कॉलेजेस को छोड़कर लगाएं तो हमारे पास लगभग 50 संस्थाएं, छोटे से राज्य में 50 यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर उच्च शिक्षा की व्यवस्था होती है। इसमें निजी क्षेत्र में भी हैं और इसमें सरकारी क्षेत्र में भी हैं। और आज ऐसी स्थिति है कि लगभग 8 लाख के लगभग हमारा युवा जो है वो कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, पॉलिटेक्निक्स में और ऐसे संस्थानों में शिक्षा प्राप्त कर रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और जिस प्रकार से सरकार की योजनाएं, शिक्षा विभाग की और उच्च शिक्षा विभाग की जो योजनाएं चल रही हैं, इसके कारण से ऐसा हमारा उद्देश्य है कि हर विद्यार्थी को, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उसको 15 किलोमीटर के, अपने घर के 15 किलोमीटर के रेडियस में उसको कोई कॉलेज मिले अपनी पढ़ाई के लिए। उसको वो सुविधा वहाँ उपलब्ध हो और जाना चाहे तो वो दूर वाले कॉलेज में भी जाए, मगर उसको अगर वो जाना चाहता है, कोई बहन अपने शिक्षा प्राप्त करना चाहती है और उसके पास संसाधनों की कमी है तो वो अपने आसपास के कॉलेज में जाने की, ऐसा लगभग 15 किलोमीटर का तो हमने प्राप्त कर लिया। अब अगला उद्देश्य है 10 किलोमीटर का। तो इस प्रकार से उच्च शिक्षा के माध्यम से हम हरियाणा के विकास की एक योजनाएं बनाकर चल रहे हैं और उसमें उच्च शिक्षा का जो राष्ट्रीय उच्च शिक्षा जो नीति है उसके अनुसार भी जब हमको 50% एनरोलमेंट करना है कि जो युवा हों उनका 50% जो है वो कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हो, तो हम उसको बाकी राज्यों से पहले हम उस रेशियो को प्राप्त करने की स्थिति में रहेंगे। उच्च शिक्षा परिषद के ऐसे कौन से प्रोजेक्ट हैं प्रोफेसर साहब जिन पे काम चल रहा है अभी? प्रोजेक्ट तो बहुत से हैं, मगर जो उनमें से महत्वपूर्ण हैं उनकी बात मैं आपसे करता हूं। पहला प्रोजेक्ट जो बड़ा अभी हमारा जो है वो क्रियान्वयन की स्टेज पे, इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पे आ गया है। क्या था कि जो हमारा बच्चा ग्रेजुएशन करता था उसकी तरफ हमारा ध्यान कम था। वो ग्रेजुएशन कर लेता था, उसके बाद वो भी सोचता था कि अब क्या करना है, और समाज भी और सिस्टम भी ये सोचता था अब इसको ग्रेजुएशन के बाद क्या करना। हमने ऐसा सोचा कि हम इन ग्रेजुएट्स को ही इतना योग्य बनाएं कि ग्रेजुएशन करने के बाद वो कुछ ना कुछ करने की स्थिति में हों। तो ऐसे 21 विषयों में, जैसे केमिस्ट्री, फिज़िक्स,
बॉटनी, ज़ूलॉजी, हिंदी, अंग्रेज़ी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, ऐसे 21 विषयों में हमने हर एक विषय के 10-10 प्रैक्टिकल बनाए हैं। ये प्रैक्टिकल ऐसे हैं जो जिनको एक विद्यार्थी अगर करना सीख लेगा तो वो अपने स्टडी के दौरान, अपने अध्ययन के दौरान और अध्ययन के बाद भी अपना जीवन यापन कर सकता है। ऐसे हर विषय में 10-10 हैं। एक विद्यार्थी 5 विषय ग्रेजुएशन में पढ़ता है। इसका मतलब है वो अपने 3 साल में, अगर उसका 4 साल का कोर्स है तो 4 साल में कम से कम 50 प्रैक्टिकल को वो 3-3 बार करेगा। उनमें से उसको उन 50 में से जिनमें उसकी रुचि बनेगी उनमें वो अपना काम अपने आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ करने की स्थिति में होगा। इस प्रकार से अगले 3 साल में हमें लगता है कि हमारा जो स्नातक विद्यार्थी है वो अपना जीवन यापन करने के योग्य बन जाएगा। वो उसको अगर कहीं नौकरी करनी है, सरकारी प्रशासन में, आईएएस, सिविल सर्विसेज में जाना है तो भी वो करेगा, परंतु अगर उसको ये सब नहीं भी होता है तो भी वो अपना काम करने की स्थिति में होगा। इसमें हरियाणा राज्य की जो कृषि व्यवस्था है उसको भी नए रंग से देखने के लिए और युवा लोग उसमें जा कर के और नई ढंग की खेतीबाड़ी करने के उसमें स्थिति में हो, वो भी हमने इसमें प्रावधान किया है। एक तो ये प्रोजेक्ट है जीविका उपार्जन प्रोजेक्ट, तो इसमें मुझे लगता है कि अगले 3 साल में हर वर्ष कम से कम 1.5 लाख विद्यार्थी ऐसा निकलेगा जो कुछ ना कुछ सीख के निकलेगा, वो कुछ ना कुछ हुनर सीख के निकलेगा और स्किल सीख के निकलेगा। हाल ही केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति की घोषणा की है, इसमें क्या कमियां और क्या खासियतें देखते हैं आप? देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है, इसमें कमियां तो अभी तक कोई सामने नहीं आई है, परंतु इसमें बहुत कुछ है, मगर जो मुख्य बातें 3-4 मैं आपको बताऊं। पहली बात तो ये है कि बच्चे को 3 साल की आयु से सरकार की तरफ से उसको संस्कार देने का काम प्रारंभ हुआ है, जिसको प्री स्कूल एजुकेशन या प्री स्कूल संस्कार कहा गया है। और 3 साल तक बच्चों को आंगनवाड़ी और ऐसे संस्थानों के माध्यम से बच्चों को तैयार किया जाएगा स्कूल के लिए। इसका अर्थ ये होगा कि जो बच्चा पहली क्लास में जाएगा वो बिल्कुल नया स्कूल के लिए नया नहीं होगा, उसको पहले से कुछ तैयारी होगी। दूसरी बात यह है कि जो प्रारंभिक शिक्षा है वो बच्चे को उसकी मातृभाषा में मिलेगी। आज जो हमारा जो साइंस भी कह रही है और बहुत से रिसर्च ने भी सिद्ध किया है कि जब बच्चे को 2 या 2 से अधिक भाषा शुरू से ही सिखाने का प्रयास किया जाता है तो उसमें उसकी जो कोग्निशन है, उसका जो मस्तिष्क का जो बुद्धि का विकास है वो थोड़ा रुकता है। जब हम उसको उसकी मातृभाषा में ही शिक्षा देंगे तो वो उसका जो इंटेलिजेंट कोशेंट है वो बढ़ेगा और वो ज़्यादा सीखेगा। ना केवल भाषा को ज़्यादा सीखेगा मगर उस भाषा से जो दूसरे विषय, गणित, सामाजिक विज्ञान, वो जो सीखेगा, विज्ञान सीखेगा, वो भी उसको ज़्यादा समझ में आएगा। तो 6ठी क्लास तक ऐसा प्रावधान है कि हम अपने बच्चे की मातृभाषा में उसको शिक्षा देंगे। उसके बाद भी अगर जहाँ तक संभव होगा बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। जिस बच्चे को अन्य भाषा सीखने की आवश्यकता है वो भी प्रावधान रहेंगे। अगर बच्चा अंग्रेज़ी सीखना चाहता है, फ्रेंच सीखना चाहता है, आजकल चीनी भाषा सीखने से बड़ा एक लाभ होने वाला है, स्पेनिश और फ्रेंच सीखने से लाभ होने वाला है, अरबियन और पर्शियन सीखने से लाभ होने वाला है, उन भाषाओं को सिखाने का भी प्रावधान इस नई शिक्षा में किया गया है। तीसरी बात जो बहुत सुंदर उसमें हुई है वो है कि जब आप 11th क्लास में जाते हैं तो आपको कोई स्ट्रीम लेनी पड़ती है। आप मेडिकल में जाते हैं, नॉन मेडिकल जाते हैं, कॉमर्स जाते हैं और दूसरे आर्ट्स में जाते हैं। उसमें ये प्रावधान किया गया है कि
इंटरडिसिप्लिनरी, मतलब आप मेडिकल के सब्जेक्ट लेने के साथ साथ आर्ट्स का भी सब्जेक्ट ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पे एक बच्चा अगर मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिज़िक्स पढ़ रहा है तो वो संगीत भी ले सकता है, वो पेंटिंग भी ले सकता है, वो चाहे तो समाज विज्ञान भी देख सकता है। इसके कारण से जो बच्चों की जो समग्रता से विकास होने वाला है, कल का जो नागरिक बनने वाला है, वो केवल साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट नहीं बनेगा, वो अच्छा नागरिक बनेगा। जो अच्छा नागरिक होगा उसको विज्ञान का भी थोड़ा ज्ञान होगा। ये एक बहुत बड़ा, जो पहले जो एक कंपार्टमेंट हमने बना दिए थे, दीवारें खड़ी कर दी थी कि बायोलॉजी वाला स्टूडेंट जो है वो मैथ्स नहीं पढ़ सकता है, मैथ्स वाला स्टूडेंट जो है वो सिविक्स नहीं पढ़ सकता है, कॉमर्स वाला स्टूडेंट बॉटनी नहीं पढ़ सकता है। ये स्कूल में ये ख़त्म कर दिया गया है। इसी तरह से जो उच्च शिक्षा में जो एक ऐसा ही प्रावधान है कि आप एक ही समय में अलग अलग विषयों को पढ़ाई कर सकते हो, परंतु इसके साथ एक और प्रावधान किया गया है कि आपने, मान लीजिए आप किसी कोर्स में आपने एडमिशन लिया जो 3 साल का कोर्स है, आपने 1 साल पढ़ाई की, उसके बाद आपको लगता है कि मुझे कुछ और करना है, तो आप 1 साल पढ़ाई करके निकल जाएंगे, उसका जो एकेडमिक स्कोर है वो आपका जमा हो जाएगा। उसको एक कहा गया है एकेडमिक बैंक। तो एक बैंक में आपका स्कोर चला जाएगा। तो 2, 4, 5 साल के बाद जब आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर करना चाहते हैं तो आप उसको बैंक से आपका स्कोर आपको मिल जाएगा और आगे की पढ़ाई आप कर सकते हैं। ये जो प्रावधान है, ये कई दिनों से, कई सालों से इसकी मांग हो रही थी, और इसमें ये भी प्रावधान है कि आपने 1 साल किया तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। मान लीजिए कोई बच्चा इंजीनियरिंग करने गया तो 1 या 2 साल के बाद वो छोड़ना चाहता है तो उसको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। 2-3 साल के बाद जाएगा, उसको डिप्लोमा मिल जाएगा। बाद में जब डिप्लोमा करके उसने कुछ काम वाम कर लिया और फिर उसकी स्थिति हो गई कि वापस आ गया, तो वो अपनी पढ़ाई पूरी करके फिर कर सकता है और उसको डिग्री मिल जाएगी। ये 2 चीज़ें जो उच्च शिक्षा में हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। एक तो एकेडमिक बैंक की और एक एग्ज़िट की। आप अपने ऑप्शनल एग्ज़िट जो हैं वो कर सकते हैं और फिर दोबारा आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी इन दिनों आत्मनिर्भर भारत पर बहुत जोर दे रहे हैं। क्या परिषद भी कॉलेज के लड़के लड़कियों को इस मकसद से लेके पहुंचेगी वहां तक? जी, देखिए, इस बात को बहुत लोगों को जानकारी नहीं है कि अंग्रेज़ के आने तक भारत आत्मनिर्भर था। हमारा विश्व में जो हमारा जीडीपी था, अंग्रेज़ के आने के समय 22% था। हमारा विश्व के व्यापार में हमारा बहुत बड़ा हिस्सा था। अंग्रेज़ ने 190 साल में हमारी उद्योग को, हमारी शिक्षा को ऐसा उसने बदला कि जब अंग्रेज़ गया तो हमारा जो विश्व व्यापार में 22% से घटकर हमारा हिस्सा 4.8% रह गया। इससे ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि भारत की जो व्यवस्थाएं हैं, भारत में जो प्रकृति ने इसके भूमि में जो कुछ दिया है, इस भूमि की उपजाऊपन है, भारत का जो मानसून के कारण और हिमालय पर्वत और समुद्रों के कारण जो इसका वायुमंडल बनता है, इसका मौसम बनता है, वो भारत को बहुत संपन्न देश बनाने की स्थिति में है। उसको फिर से प्राप्त करना, उसको फिर से भारत को आत्मनिर्भर बनाना, ऐसा अभियान बहुत पहले से चला था। ऐसा सेल्फ रिलायंस का बहुत सालों से चला था। आपको ध्यान होगा कि हमने अनाज की भीख मांगने जाते थे, फिर हमने, हमारे किसानों और वैज्ञानिकों ने हमें आत्मनिर्भर बनाया अनाज के बारे में। हमारे साइंटिस्टों ने जब हमारे पर एटॉमिक एक्सप्लोजन करने के बाद हम पे बैन लगे तो उस समय भी हमारे वैज्ञानिकों ने आत्मनिर्भरता का वो दिया। कोरोना काल में आपको मालूम है कि कैसे जो हमारे पीपी किट हैं वो हमारे पास नहीं बनते थे, आज हम पीपी किट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लोग दूसरे देश हमसे मंगाते हैं। हमारे वेंटिलेटर्स हमारे यहाँ नहीं बनते थे, अब वेंटिलेटर्स बनाना हमने एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। तो हमारे में आत्मनिर्भर होने की क्षमता है और उसमें हमने राष्ट्रीय स्तर पर जो अभियान चला है, उच्च शिक्षा परिषद ने अपना अभियान प्रारंभ किया है जिसको हमने नाम दिया है आत्मनिर्भर हरियाणा। अर्थात हम हर विद्यार्थी के पास, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हर विद्यार्थी के पास ये संदेश भेजेंगे, उसको मोटिवेट करेंगे और उसको सुविधाएं प्रदान करने का साधन बताएंगे कि किस प्रकार
वो केवल मात्र नौकरी ढूंढने का उसका सपना ना हो, वो अपना काम करने की स्थिति में भी हो। तो पहला कदम ये होगा कि हमारा युवा जो हायर एजुकेशन में है वो स्वयं व्यक्तिगत स्तर पर आत्मनिर्भर होगा, अपने परिवार को आत्मनिर्भर बनवाएगा। और जब आप देखेंगे कि लाखों युवा आत्मनिर्भर हो गए, उन्होंने अपने अपने परिवार को आत्मनिर्भर बना दिया, तो उससे जो हरियाणा का पूरा समाज है वो आत्मनिर्भर हो जाएगा और उससे भारत को भी आत्मनिर्भर बनाने में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उसका होगा। प्रोफेसर, आखिरी सवाल है कि परिषद का गठन हुए लगभग 3 साल हो गए। क्या आप राज्य सरकार को कोई रिपोर्ट देंगे जो वो इम्प्लीमेंट करेगी? जी, देखिए, ये जो परिषद बनी थी उससे पहले हरियाणा सरकार ने एक यूनिवर्सिटीज़ रिव्यू कमेटी बनाई थी, उसकी एक रिपोर्ट बनी थी, जिस रिपोर्ट के अनुसार ही उस रिपोर्ट के अनुसार ही इसका गठन किया गया था। और समय समय पर हम हरियाणा सरकार को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना चाहिए और क्या परिवर्तन करने चाहिए, पुरानी चीज़ें क्या हटानी चाहिए, तो केवल सरकार को नहीं, हम विश्वविद्यालयों के साथ भी बैठ कर के ये तय करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। हमने हाल ही में अपने विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में जो कोर्स चलने वाले हैं उनके पाठ्यक्रमों को बदला है। उन पाठ्यक्रमों में जो चीज़ें आवश्यकता नहीं थी उनको निकाला है और जो लेटेस्ट है उनको डाला है। और पढ़ाने की प्रक्रिया को भी थोड़ा परिवर्तन किया है। और विद्यार्थियों को भी हमने कोरोना काल में हमने प्रयास किया है कि हमारे जो कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं वो कोरोना काल में जो विद्यार्थियों का सीखने सिखाने की प्रक्रिया है वो सामान्य के आसपास रहे। तो हमने डिजिटल लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग के बहुत से चलाए और हमारे हरियाणा राज्य के जो वाइस चांसलर्स और प्रिंसिपल्स और अध्यापक हैं वो बड़े बधाई के पात्र हैं और उनको अभिनंदन के पात्र हैं कि उन्होंने इस समय में अधिक काम करके और विद्यार्थियों को शिक्षा से विमुक्त नहीं होने दिया। शिक्षा को उनको लगातार देते रहे, परीक्षाएं भी लेते रहे और जितना नुकसान शिक्षा कोरोना के कारण हो सकता था वो नुकसान उन्होंने उसको कम से कम मिनिमाइज़ कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा योगदान इसमें विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर परिषद ने इस कार्य को किया है। जी, शुक्रिया कोठियाला साहब, पंजाब केसरी से बातचीत के लिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी युवाओं को बहुत बहुत आने वाले समय के लिए शुभकामनाएं, क्योंकि बहुत बड़े अवसर युवा वर्ग के लिए उपलब्ध हैं। उनका लाभ उठाना चाहिए, उनके बारे में जानकारी लेनी चाहिए और उत्साह के साथ उन कामों में लगना चाहिए। धन्यवाद। जय भारत। तो ये थे हरियाणा राज्य उच्च शिक्षा परिषद के चेयरमैन प्रोफेसर ब्रजकिशोर कुठियाला, जिनका ये कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में लगातार परिवर्तन किए जा रहे हैं, नई नीतियां बनाई जा रही हैं ताकि युवा पीढ़ी भविष्य में अपने जीवन में आगे बढ़ सके। पंजाब केसरी के लिए कैमरामैन रिंकू मेहरा के साथ बलवंत तक्षक, चंडीगढ़।